हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के राजनीतिक शास्त्र सिविक्स को पढ़ेंगे। तो इसकी पाठ्य पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 3। तो इसके अध्याय 5 में है सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय को हम देखते हैं कि समाज में जो न्याय है और उसके न्याय की जो रक्षा किस तरह से की जाती है, तो इसके बारे में इस पाठ में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। हमने 6ठी कक्षा में समानता के लिए संघर्ष के बारे में पढ़ा था। तो आपने पिछली कक्षा में 6ठी जब क्लास 6 में थे तो उस समय आपने समानता के लिए किस तरह से संघर्ष हो रहा था इसके बारे में आपने पढ़ा था। तो समानता न्याय का मूल तत्व है। न्याय तभी संभव है जब लोगों के बीच समानता आए। न्याय का संबंध कानून और नैतिकता दोनों से है। न्याय का संबंध किससे है? कानून से और नैतिकता से। सामाजिक न्याय किसी भी समाज की वह स्थिति है जिसमें समाज के सभी लोगों की न्यायोचित भागीदारी होती है। तो सामाजिक न्याय क्या है? जब समाज में समाज के सभी लोगों को उनके न्याय के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक किसी तरह का भेदभाव ना हो, सभी के बीच समानता हो, तो इस स्थिति को सामाजिक न्याय की स्थिति कहते हैं। भेदभाव होने से लोगों में असंतोष पैदा होता है। जब लोगों में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से लोग समान होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ये स्थिति तो सामाजिक न्याय की स्थिति है। लेकिन जब लोगों में असमानता का भाव होगा, भेदभाव होगा, तो तब लोगों में क्या होगा? असंतोष उत्पन्न होगा और जिससे अशांति उत्पन्न होगा। असंतोष होगा तो समाज में अशांति होगा। और सामाजिक न्याय के अंतर्गत स्वतंत्रता एवं समानता सर्वप्रमुख तत्व हैं। तो सामाजिक न्याय के लिए 2 तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तत्व है स्वतंत्रता और दूसरा है समानता। और स्वतंत्रता और समानता के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। सामाजिक न्याय व्यक्ति के साथ तभी हो सकता है जब वो स्वतंत्र हो। स्वतंत्र किस तरह हो? अपने विचारों में, अपने कार्यों में, अपने सभी गतिविधियों में वो स्वतंत्र हो और उसमें समानता हो। ठीक है, जब समाज में समानता आए, लोगों में स्वतंत्रता आए, तो इस स्थिति को कहेंगे सामाजिक न्याय। ठीक है, समझ गए सामाजिक न्याय। अब है सामाजिक न्याय के तत्व। सामाजिक न्याय के लिए निष्पक्षता आवश्यक है। तो निष्पक्षता क्या है? निष्पक्षता है किसी भी पक्ष का ना होना, मतलब दोनों पक्षों के लिए समान निर्णय लेना। तो इसी को कहते हैं निष्पक्षता। तो सामाजिक न्याय तभी संभव है जब लोगों के बीच किसी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के अनुसार किसी तरह का पक्षपात या भेदभाव ना हो। तो इस स्थिति को कहेंगे निष्पक्षता। तो इसके सामाजिक न्याय के लिए निष्पक्षता बहुत आवश्यक है। और तीसरे अध्याय में अपने कानून के शासन के बारे में जाना है इससे पहले। तो जिसका अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। और चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो या फिर किसी भी जाति वर्ग का हो, लेकिन कानून की दृष्टि में प्रत्येक नागरिक समान है और एक ही अपराध के लिए 2 नागरिकों को समान दंड का व्यवधान है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या फिर किसी भी वर्ग का हो। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है और सबसे ऊपर कानून है। और कानून किसी का पक्ष नहीं लेता है, वो बस न्याय का पक्ष लेता है। कानून निष्पक्ष रूप से सभी के साथ एक समान व्यवहार करता है। और कानून क्या करता है? वो किसी एक का पक्ष नहीं लेता है, जो सत्य होगा उसी का साथ देता है और सभी को समान अपराध के लिए समान दंड देता है। हमारे समाज में असमानता व्याप्त है, लेकिन ये तो कहने की बातें हैं। बहुत सारी चीज अभी भी समाज में ऐसी है जिसके कारण क्या है? समाज में असमानता है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्रों में हो, जातिगत क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्रों में हो, लेकिन अभी भी वो असमानता बनी हुई है।
यहाँ अनेक आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, महिला एवं अन्य ऐसे हाशियाई समूह समाज की मुख्य धारा से काफी पीछे हैं। तो संविधान के द्वारा तो सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ समाज हैं, जैसे आदिवासियों का समाज, दलितों का समाज, कुछ अल्पसंख्यक वर्ग या महिलाएं, ये अभी भी जो समाज की मुख्य धारा है, समानता का सिद्धांत है, उससे काफी पीछे हैं। वे सामाजिक दृष्टि से भी पीछे हैं, आर्थिक दृष्टि से भी काफी पीछे हैं। तो एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते इन्हें भी बराबर के अधिकार मिलना चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। तो ये भी नागरिक हैं भारत के, इन्होंने भी अपना मतदान सरकार के निर्माण में दिया है। तो इस तरह से जो बाकी नागरिकों को जो अधिकार मिल रहे हैं, इन्हें भी उसी तरह का समान अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। इसीलिए बाकी जिन नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त है, इन्हें भी वो प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ एक शब्द आता है हाशियाई। तो हाशियाई क्या है? हाशिया, तो जब आप अपनी कॉपी में लिखते हैं तो क्या करते हैं, एक किनारे में बाएं किनारे में एक लकीर खींचते हैं और लकीर के उस पर बस आप प्रश्न संख्या वगैरह लिखते हैं और बाकी जगह में प्रश्न या उत्तर लिखते हैं या फिर बाकी चीजें लिखते हैं। तो जो बाएं तरफ का हिस्सा छोटा सा आप सीधे लकीर करके छोड़ देते हैं, तो यही है हाशिया। तो समाज में भी ऐसे कुछ वर्ग हैं जो हाशिए में हैं, मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं। तो उनको ऐसे बहुत अधिकार हैं जो अभी तक प्राप्त नहीं हैं। आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। और सामाजिक न्याय की कल्पना तभी की जा सकती है जब समाज के सभी लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, और इनकी पूर्ति होने पर ही व्यक्ति एक बेहतर गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। और जब सभी लोगों को आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, तभी समाज एक अच्छा समाज बन सकता है। लोगों की गरिमा वापस आ सकती है और वे खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है, आधारभूत आवश्यकता क्या है? तो प्रत्येक मनुष्य को जो चीजें आवश्यक है अपने को जीवित रखने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, वे सारी आवश्यकताएं क्या है? आधारभूत आवश्यकताएं। जैसे भोजन की आवश्यकता, कपड़े की आवश्यकता, घर की आवश्यकता, चिकित्सा की आवश्यकता, स्वास्थ्य की आवश्यकता, ये सारे क्या हैं? आधारभूत आवश्यकताएं हैं। तो इनको समाज में सभी वर्गों पर समान वितरण होना चाहिए, जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और सबका विकास एक तरह से हो सके। तो सामाजिक समानता के लिए आंदोलनरत महिलाएं, तो महिलाएं इस हित में सबसे पीछी हुई है। तो उनके साथ बहुत तरह के अत्याचार होते हैं, यौन शोषण होता है, मानसिक शारीरिक शोषण होता है। वो कार्य क्षेत्र में भी होता है और कभी कभी घरों में अपने स्वजनों के द्वारा भी होता है। तो और उनके साथ बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो उनसे छीन लिए जाते हैं। तो ये समानता के सिद्धांत का हनन होता है। तो इसके लिए महिलाएं भी जागरूक हुई हैं। शिक्षा के प्रसार के कारण उनमें जागरूकता आई है और अपने अधिकारों के लिए वे सजग हुई हैं और अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत सारे आंदोलन भी चलाने लगी हैं। समझ गए? अब देखते हैं अस्पृश्यता। तो अस्पृश्यता क्या है? छुआछूत। तो कभी कभी आप समाज में देखे होंगे, आपके घर में या फिर आसपास देखे होंगे कि किसी व्यक्ति को छूने के लिए मना किया जाता है कि अरे उसे मत छुओ, वो तो बहुत निम्न जाति का है। तो इस तरह की भावना पहले तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन समय के साथ उसमें काफी बदलाव हुआ। अभी शायद ये चीज आपको ना भी देखने को मिले, क्योंकि इसमें काफी कमी आई है। लेकिन पूरी तरह यह अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो अस्पृश्यता का अर्थ है जो छूने योग्य नहीं है, जिसको छुआ नहीं जा सकता है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जा चुका है। तो संविधान के अनुसार अस्पृश्यता है, जो छुआछूत है, उसको समाप्त किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति
दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। तो इससे पहले बहुत ज़्यादा समाज में छुआछूत भाव था। तो जो हमारे संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके साथ भी बहुत सारी ऐसा घटना हुआ था जिससे कि वे काफी दलित हुए थे। इसलिए समाज जब संविधान का निर्माण किया गया तब उन्होंने अपने साथ जो उनकी आपबीती थी उसको सुधार करने के लिए काफी सारे नियमों को जोड़ा, अनुच्छेदों को जोड़ा, जिससे कि दलितों को भी सभी सुविधाएं मिले जो सामान्य लोगों को प्राप्त होता है। उनके पढ़ने की सुविधाएं हो, सामान्य बच्चों के साथ मंदिरों में प्रवेश की सुविधा हो, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल वे कर सके। तो ये सारी सुविधाएं उनको प्रदान की गई। इसका यह भी मतलब है कि छुआछूत गलत है। तो क्या है छुआछूत? एक गलत धारणा है, ये समाज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य, ईश्वर ने तो किसी को बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया, सभी को समान बनाया। सभी के 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आंख हैं और सभी देखने में एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य क्यों उसमें भेदभाव करे? इसलिए सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। जब ईश्वर ने नहीं किया तो हम क्यों करें भेदभाव? और लोकतांत्रिक समाज इस तरह की आचरण को बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ सभी नागरिक समान है, इसीलिए किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जा सकता। अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। जो छुआछूत है एक दंडनीय अपराध है। यदि कोई किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार करे तो उसको सजा भी हो सकती है। संविधान में ऐसे दूसरे अनुच्छेद भी हैं जो अस्पृश्यता के खिलाफ हैं। तो बहुत सारे संविधान में प्रावधान लाए गए जिसके अनुसार अस्पृश्यता क्या है? दंडनीय अपराध है। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। देखिए यहाँ गंदगी उठाती कर्मचारी हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? सब जो सफाई कर्मी है तो ये क्या करते हैं? समाज को साफ करने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको क्या करते हैं? अछूत समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आंदोलनरत सफाई कर्मी, तो बहुत जगहों पर जो सफाई कर्मी है उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है और इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। देखिए आंदोलनकारी सफाई कर्मियों को दिखाया जा रहा है। जब वो समाज को साफ करने का काम करते हैं तब उनके साथ छुआछूत या अस्पृश्यता का भाव मन में नहीं आना चाहिए। और आप शिक्षित हो रहे हैं तो आगे चलकर आप भी इस चीज को ध्यान देंगे कि इन लोगों का भी सम्मान आवश्यक है और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे परिवेश को साफ करने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो यह कानून जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए जो अधिनियम बना, तो उसके अनुसार कहा जाता है, कानून के अनुसार, कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के साथ अशोभनीय व्यवहार दंडनीय है। तो इनके साथ ऐसा व्यवहार ना किया जाए जो उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। तो ये ऐसा यदि कोई करे तो ये भी दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को जुर्माना या सजा हो सकता है। पीड़ित व्यक्ति मुआवजे का भी हकदार होगा और जो पीड़ित व्यक्ति होगा वो मुआवजे का भी हकदार होगा, उसको मुआवजा भी प्राप्त होगा यदि कोई उसको उसके साथ इस तरह का प्रताड़ना करे। यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांग पर बनाया गया। तो इसके लिए दलितों और अन्य समुदायों को काफी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उनके साथ समाज में बहुत ज्यादा ऊंच नीच का भाव होता था। तो इसी उनके ही मांग पर ये कानून बना। उस समय सरकार पर दलितों और आदिवासियों के साथ हर रोज होने वाले दुर्व्यवहार और अपमानों पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करने का भारी दबाव बनाया जा रहा था, क्योंकि समाज में उनके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया जा रहा था। दक्षिण भारत के कई हिस्से में अपने हकों का दावा करने वाले कई दलित संगठनों ने पुरजोर आवाज उठाया। तो दक्षिण अफ्रीका में भी कुछ दलित थे, तो उन्होंने भी इसके लिए बहुत
संघर्ष किया अब और आंदोलन किया, जिससे कि उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो खत्म हो। वे तथाकथित जातीय दायित्व का निर्वहन करने को तैयार नहीं थे, और उस समय जो जाति भेदभाव था उसके लिए वे लोग तैयार नहीं थे, और वे समानता का अधिकार चाहते थे। वे भी चाहते थे कि बाकी लोगों को जिस तरह का सम्मान दिया जाता है तो उनके साथ भी इस तरह का सम्मान का व्यवहार किया जाए। इस वजह से कुछ उच्च जाति के लोग उनके साथ खुलेआम हिंसा पर उतारू हो गए, क्योंकि ऊंचे जाति के लोगों को लगता था कि उनको इतना सम्मान नहीं मिलना चाहिए, वो समानता के अधिकारी नहीं है, इसलिए उच्च जाति के द्वारा कई जगहों पर उनके साथ हिंसा भी किया गया। अतः दलित संगठन सरकार को इस बात का एहसास कराना चाहते थे, तो जो दलित संगठन के लोग थे वे एहसास कराना चाहते थे कि उनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, और इसको कम करने के लिए कानून की आवश्यकता है। और उनके साथ छुआछूत अभी भी जारी है, कानून बनने के बाद भी उनके साथ छुआछूत जारी है, तो इसको कम करने के लिए कानून बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने व्यापक अभियान चलाया। तो दलितों के द्वारा बहुत अभियान चलाया गया। देखिए, अपने अधिकारों की मांगों को लेकर आंदोलनरत दलित समाज के सदस्यों को दिखाया गया है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। यदि किसी के साथ ऊंच नीच का भेदभाव हो, छुआछूत का भेदभाव हो, तो वो अपनी आवाज भी उठा सकता है। उनका दबाव इस तरह के बातों के लिए नए कानूनों में दलितों के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार की हिंसा की सूची बनाई जाए, और इस तरह के अपराध करने वालों के लिए कठोर सजा का प्रावधान हो। तो इसके लिए वे आंदोलन कर रहे थे। इसी प्रकार आदिवासियों ने भी समानता एवं अपने जमीन को पुनः प्राप्त करने के लिए संगठित होकर आंदोलन किया। तो आदिवासियों की जमीन भी छीन ली गई थी, तो उसको वो पुनः प्राप्त करना चाहते थे, और उसके लिए भी उन्होंने आंदोलन किया। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के मुख्य बिंदु इस प्रकार थे। ठीक है, तो 1989 में जो कानून बना, अधिनियम बना, तो उसके कुछ बिंदु थे। जैसे पहला था, अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी सदस्य को कोई व्यक्ति अखाद्य पदार्थ खाने को विवश नहीं कर सकता है। तो पहले क्या होता था, जबरदस्ती जो चीज खाने लायक नहीं है उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए उनको खिलाया जाता था। तो इस कानून के अनुसार ये बात रखी गई कि अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों को जबरदस्ती कोई चीज नहीं खिलाया जाए जो खाने योग्य नहीं है। इनके सदस्यों को अपमानित करना दंडनीय अपराध होगा। तो ये दो चीज उन्होंने रखा, और इनके सदस्यों को अपमानित करना क्या है, दंडनीय अपराध हो इस अधिनियम के अनुसार। और इस समाज की किसी महिला को अपमानित नहीं किया जा सकता। और नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति और जनजाति के आवंटित जमीन को जबरदस्ती कब्जा नहीं किया जा सकता। तो ये सारे बिंदु इसमें आए। इस समाज के सदस्यों के साथ जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उच्च वर्गों के द्वारा इनका बहुत ज्यादा शोषण किया जाता था, इनका अपमान किया जाता था, इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। तो इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया, और इन सारे पॉइंट को उस अधिनियम में जोड़ने का आग्रह किया गया, और इसे इस अधिनियम में जोड़ा गया, इन सारे चीजों को। यदि कोई भी अत्याचार अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों के साथ किया जाता है तो उन्हें तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, और पुलिस अपराधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा। अपराध साबित होने पर अपराधी को जेल की सजा और जुर्माना होगा। अदालत उस व्यक्ति को 2 साल तक उस क्षेत्र के बाहर रहने का भी आदेश देगा। तो इस तरह से बहुत सारे सजाओं का भी प्रावधान किया गया। सरकार ने अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों में इस तरह के मुकदमों को सुलझाने के लिए विशेष अदालतें बनाई। यह विशेष अदालतें अधिकतर जिला सेशन कोर्ट होती थी। तो इन मामलों को सुलझाने के लिए जिला सेशन कोर्ट होती थी।
जो विशेष तरह से इन्हीं के संबंधित मामलों का निपटारा करते थे। सरकार इन मुकदमों को लड़ने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता भी देती थी। तो इसके लिए जो वकील खर्च व दूसरा खर्च होता था वो सरकार देती थी। सरकार पीड़ित व्यक्ति के आने जाने का खर्च भी देखती थी। जो पीड़ित व्यक्ति थे उनके जो आने जाने का खर्च है, वकील खर्च है, सारा सरकार देती थी। क्योंकि ये लोग हाशिए में है, बहुत पिछड़े हुए थे, समाज से काफी, जो समाज के जो मुख्य धारा है उससे काफी पीछे रह गए थे। तो इनके लिए जो मुकदमा करना और केस लड़ना बहुत मुश्किल था। इसलिए सरकार उनको न्याय दिलाने के लिए इस तरह का कदम उठा रही थी। इन अत्याचारों से पीड़ित व्यक्ति आर्थिक मुआवजे का हकदार है। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसको मुआवजा भी प्राप्त होगा। मुआवजे की रकम उस व्यक्ति को हुई हानि पर निर्भर करेगा कि उसको जितना हानि हुआ उसके अनुसार उसको मुआवजा दिया जाएगा। यह मुआवजा अदालत द्वारा भी दिया जाता है और जब कभी कभी ये मुआवजा अदालत भी देती है कि जितना उसको नुकसान हुआ वो अदालत देगी। तो इस तरह से क्या हुआ कि लोगों के बीच एक डर हुआ कि हम उनका यदि अपमान करेंगे तो हमको मुआवजा देना होगा, हमको सजा होगा। तो इसमें जो पहले जो उनके साथ दुर्व्यवहार होता था उसमें काफी कमी आने लगी। हाशियाकरण। आप कॉपियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं, आप कॉपी में लिखते हैं तो बाईं और खाली जगह होती है जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता। तो कॉपी का पेज होता है तो यहाँ एक लकीर होता है, तो इस जगह को हम क्या करते हैं, बस नंबरिंग करते हैं या प्रश्नोत्तर लिखने के लिए काम करते। तो ये जो क्षेत्र है बाएं तरफ का, तो इसे क्या कहते हैं, हाशिया, इसे कहा जाता है हाशिया। तो कुछ ऐसे ही समाज में होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो समाज के मुख्य धारा से पीछे छूट जाते हैं, जिनको कोई भी सरकारी सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है। हाशियाई का अर्थ मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिया पर धकेल दिया गया है। तो ऐसे में वह व्यक्ति चीजों के केंद्र में नहीं रहता, उसे कोई भी सुविधा नहीं प्राप्त होती है। इसे अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी किसी न किसी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा के ज्यादातर बच्चों जैसे नहीं हैं तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाती है कि आपके सगे संबंधी आपको अपने बीच का नहीं मानेंगे। तो इस तरह आप अक्सर यह महसूस करेंगे कि आप औरों से अलग हैं। कक्षा की इस तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास होता है। यदि आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए कि आपको साथ में नहीं खिलाते हैं आपके दोस्त, कक्षा में भी आपको पीछे बैठा दिया जाता है, तो आपको महसूस होता है कि हम कक्षा से अलग हैं। तो समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मुख्य धारा से छूटे हुए हैं और उनको किसी तरह का सुविधा नहीं मिलता है। तो उनके हाशियाकरण की वजह यह हो सकती है कि एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे समुदाय या धर्म के हैं। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। तो वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर हो जाते हैं। वे गरीबी के कारण भी लोगों के साथ मुकाबले नहीं कर सकते और इस वजह से क्या होता है, शेष लोगों के मुकाबले वे कमतर और मनुष्य के रूप में देखे जाते हैं, उनको कम समझा जाता है और इस वजह से वे अपने को हाशिए में महसूस करते हैं, बाकी लोगों से अलग थलग महसूस करते हैं। और कई बार हाशियाई समूह को लोग दुश्मनी या डर के भाव से भी देखते हैं और फैसले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदायों को होता है। तो इस तरह से उनको क्या होता है, मुख्य धारा से पीछे छूट जाते हैं, बाकी लोग उनको अपने से अलग समझते हैं, उनको कोई सुविधाएं भी प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं हाशियाकरण। तो समाज में आदिवासियों के हाशियाकरण के लिए गरीबी एक प्रमुख कारण है। देखिए उनका कितना गरीबी में रहते हैं, टूटा फूटा घर है और खड़ फूस और पत्तों डालियों से बना अपना झोपड़ी बनाते हैं और
उनको जो बाकी छोटी छोटी सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध नहीं है। देखिए गरीब महिला है जो बर्तन धो रही हैं तालाब में, तो इस तरह से वे समाज से पीछे रह जाते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर और भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसको आप बार बार पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए। कोई दिक्कत होगा तो जरूर पूछिए। तो इसको यहाँ तक पढ़ लेंगे आप। आज के लिए इतना। थैंक